Hello everyone, Vishakha Chaudhary here. In this video, we are going to start our chapter number first, Human Geography, Nature and Scope. तो फर्स्ट टर्म जो हमारे दिमाग में आएगी वो है ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम स्टडी करते हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच एक रिलेशन है. तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होंगी, जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट होगा हम उसे ही फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं. जो चीज़ें हमें नेचर से एज अ फ्री गिफ्ट मिली हुई हैं. फॉर एग्जांपल सोइल, क्लाइमेट, वाटर, लैंडफॉर्म, फ्लोरा एंड फोना. और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होंगी जो ह्यूमन बीइंग ने खुद क्रिएट करी हैं. जैसे कि क्या हो गया, हाउस, विलेज, सिटी, पोर्ट्स एक्सेट्रा. अब जो ज्योग्राफी होती है वो दो पार्ट में होती है. तो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी थी जो आपने क्लास 11th में स्टडी करा था, जिसके बारे में उसमें क्या होता है, हम नेचर की चीज़ों को पढ़ते हैं. क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, सोइल के बारे में स्टडी करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे. लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा, हम ह्यूमन फिनोमेना को स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, माइग्रेशन को स्टडी करेंगे, और क्या कह सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब चीज़ों को हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे. तो ये जो हमारी बुक है इसमें हम बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी को ही स्टडी करेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी हम क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हैं. लेकिन स्टार्टिंग में ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आया तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है. स्टार्टिंग में जो बहुत ज़्यादा लोगों के जो विचार थे वो डुअलिज्म टाइप के थे. मतलब कि एक बात को लेकर लोगों की दो राय थी. कुछ लोगों ने कहा कि ज्योग्राफी जो होनी चाहिए वो नोमोथेटिक होनी चाहिए, तो कुछ ने कहा आइडियोग्राफिक होनी चाहिए. अब नोमोथेटिक क्या होता है, नोमोथेटिक होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं वर्ल्ड एज अ होल को, और आइडियोग्राफिक में होता है हम केस स्टडी करते हैं. ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. नोमोथेटिक जैसे कि मैंने पूरे वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना है तो मैंने एक फिनोमिना ले लिया. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्लाइमेट, या फिर ले लिया मैंने टेम्परेचर. तो मैं टेम्परेचर के बारे में स्टडी करूँगी कि हाँ डिफरेंट एरिया के टेम्परेचर को स्टडी करूँगी कि यूएसए में ऐसा टेम्परेचर है, इंडिया में ऐसा टेम्परेचर है, और यूके में ऐसा टेम्परेचर है, रशिया में ऐसा टेम्परेचर है. तब मैं यहाँ पे वर्ल्ड एज अ होल को स्टडी करूँगी, एक फिनोमिना लूँगी तब उसे स्टडी करूँगी. लेकिन आइडियोग्राफिक में क्या होगा, केस स्टडी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को लूँगी और उसकी हर चीज़ को स्टडी करूँगी मैं. ठीक है, तो इसलिए उसे हम डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे. और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम नोमोथेटिक में, लॉ मेकिंग या फिर थ्योराइजिंग. अब ऐसे ही अप्रोच के बारे में आया कि अप्रोच जो है दो टाइप के अप्रोच निकल के आए, एक रीजनल अप्रोच, एक सिस्टमेटिक अप्रोच. अब रीजनल अप्रोच जो है हम उसे रिलेट कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है डिस्क्रिप्टिव स्टेप से, आइडियोग्राफिक वाले से. रीजनल अप्रोच में क्या था कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को लेंगे और उसकी हर चीज़ को स्टडी करेंगे. उसके क्लाइमेट कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की सोइल कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सब चीज़ों को स्टडी करेंगे रीजनल अप्रोच में. तो रीजनल अप्रोच था वो कार्ल रिटर ने दिया था, और सिस्टमेटिक अप्रोच जो था वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था. ये वन वर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब जो सिस्टमेटिक अप्रोच था उसे हम इससे रिलेट कर सकते हैं नोमोथेटिक से. सिस्टमेटिक अप्रोच में ये था कि हम जो है एक पर्टिकुलर फिनोमिना उठाएंगे, कोई भी फिनोमिना उठा लिया. फॉर एग्जांपल मैंने सोइल उठा लिया, तो मैं इंडिया के इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं. इंडिया के डिफरेंट पार्ट को स्टडी करूँगी कि हाँ डेसर्ट एरिया में एलिवियल सोइल मिलेगी, और उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में मुझे एलिवियल सोइल मिलेगी. साउथर्न इंडिया में मुझे कैसी सोइल मिलेगी, लेटराइट सोइल मिलेगी, रेड सोइल मिलेगी, और क्या कहते हैं फॉरेस्ट रीजन में फॉरेस्ट सोइल मिलेगी. ये सब स्टडी करेंगे हम. तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को हम उठाएंगे, फिर हम उसे डिफरेंट एरिया पर अप्लाई करेंगे. लेकिन रीजनल अप्रोच में क्या होगा, हम सारे फिनोमिना लेंगे और उसे एक रीजन पर अप्लाई करेंगे. अब हम पीछे जितना भी हम स्टडी कर रहे थे कि रीजनल अप्रोच होना चाहिए या सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, तो ये जो डुअलिज्म की थ्योरी थी यूजलेस थी. हम किसी भी में ज्योग्राफी को स्टडी कर लें, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला. अब यहाँ पर क्या था, हमने पीछे जैसे पढ़ा था कि फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए इन्हें कंपेयर करा गया है. अब फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सोइल. मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट से कंपेयर करा गया है. नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज को कंपेयर करा गया है आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन से.
जैसे आर्टरीज होती हैं, उनका क्या काम होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी में। ऐसे ही रोड और रेलवेज क्या करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, आइडियाज़ और मैसेज ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसे 3 ज्योग्राफर्स ने 3 वे में डिस्क्राइब करा है, जैसे जिनके नाम है रेटजेल जो जर्मनी के थे। उनकी जो डेफिनेशन है उसका की टर्म है सिंथेसिस। तो ये 1 वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिंथेसिस का मतलब क्या है, व्हेन वी स्टडी अबाउट एनीथिंग इन पार्ट, जब हम किसी भी चीज़ को पार्ट में स्टडी करते हैं। जैसे कि ये मैंने इसे पार्ट में स्टडी करा, फिर पार्ट में, फिर पार्ट में, उसके बाद मैंने कोई उस पर अपनी थ्योरी दी, तो वो हो गया सिंथेसिस स्टडी। डायनामिज्म में क्या होता है, चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये जो थी एलन सैम्पल का कॉन्सेप्ट था, वो यूएसए की थी। रेटजेल जो थे जर्मनी के, उनके स्टूडेंट थे। इन्होंने चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया और इनकी डेफिनेशन का जो की टर्म है वो है डायनामिज्म। आप जो इनकी डिफाइन है वो बुक से एक बार स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पॉल बिडार्डिला ब्लास जो फ्रांस के हैं, उन्होंने बताया है कि फिजिकल लॉ जो हैं वो गवर्न कर रहे हैं हमारी अर्थ और ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप के बारे में। अब ये तीनों टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर है कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स उसे मॉडिफाई करते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है, हम पर अपना असर डालता है। तो इस बात से ये पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ये जो कॉन्सेप्ट था ये रेटजेल ने दिया था। अब क्या होता था, अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी में जाएंगे, यहाँ पर देखिए पहले, इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे आदिवासी टाइप होते थे, वो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, और जंगलों के हिसाब से ही उन्हें रहना पड़ता था। पेड़ वगैरह काटे, उन्हें उनसे अपना खाना बनाया, खाना खा लिया, और उससे पहले तो कच्चा खाना ही खा लिया करते थे, जानवरों को मार कर शिकार कर खा लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत लो थी, टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, और ह्यूमन सोसाइटी जो थी वो प्रिमिटिव टाइप की थी, पुराने टाइप की थी। तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स थे वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट थे। अब उन्हें अपने आप को नेचर के हिसाब से ढालना पड़ता था, जैसा नेचर होता था उन्हें वैसे ही अपने आप को बनाना पड़ता था। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अभी जो कॉन्सेप्ट था इसका जो एक टर्म दी गई है वो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है किसने, रेटजेल ने दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स क्या होने लगा, एडवांस होने लगा, और उसने क्या करा, टेक्नोलॉजी डेवलप करी। जब टेक्नोलॉजी डेवलप करी तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो पाया, और क्या कहते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस ला पाया। टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बताती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी एरिया इंडिया का ले लो, जैसे न्यू दिल्ली ले लो और कोई ऐसे ही रूरल एरिया ले लो, तो कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को आपको मिलेगा, दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस है और वहाँ पर इस वजह से डेवलपमेंट का लेवल हाई है। अब जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इंटरनेट तक की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ का कल्चरल डेवलपमेंट का जो लेवल होता है बहुत लो होता है। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड आफ्टर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। अब टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है जब हम नेचर के लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तभी हम क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जब लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर फायर। जब लोगों ने फ्रिक्शन के लॉ को समझा तभी तो वो डिस्कवर कर पाए कि हाँ भाई आग ऐसे लगेगी, आग ऐसे लगती है, या फिर सीक्रेट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक एनेबल अस टू कॉन्कर मैनी डिजीज। जब लोगों को डीएनए के सीक्रेट के बारे में पता चला तभी तो लोगों को बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पता चला कि ये डिजीज़ ऐसे होती है। अब एरोडायनामिक लॉ के बारे में जब लोगों को पता चला तभी तो एरोप्लेन्स वगैरह डेवलप हो पाए, तभी तो एयरक्राफ्ट डेवलप हो पाए। तो टेक्नोलॉजी जब इन्हांस होगी तो उससे क्या होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा किसी भी सोसाइटी का। अब मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होता है। प्रिमिटिव सोसाइटी जब इंटरैक्ट करती है लो टेक्नोलॉजी के साथ, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। हमें अपने हिसाब से नहीं नेचर को चलाते, नेचर हमें अपने हिसाब से चलाता है। वहाँ पे क्या होता है, नेचर की डोमिनेंसी होती है। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले
ये एक्सप्लेन करा था किसने, पॉल बिडार्डिला ब्लास, जो मैंने भी आपको पीछे बताया था। ये कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के। अब इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, अगर हम द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड द फोर्स ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को समझना स्टार्ट कर दिया। अब इन्वायरमेंट को जैसे समझना स्टार्ट करा तो लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करा। टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ मूव हुए। स्टेट ऑफ नेसेसिटी क्या है, जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी है। मतलब हमें वैसे ही रहना पड़ रहा था नेचर के साथ जैसे नेचर था, लेकिन स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ हम मूव करें जब हमने टेक्नोलॉजी इन्हांस करी, जब टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ाई, हमने नई नई चीज़ें डेवलप करी, तो हम स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ मूव करें। अब फॉर एग्जांपल से कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करा हमने, ट्यूबवेल्स की कंस्ट्रक्शन करी, हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन करा, स्कूल्स, ब्रिज, रोड्स, ये सब बनाए। तो इससे क्या हुआ, हम स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ मूव करें। अब क्या था, अपॉर्चुनिटी। नेचर का क्या काम होता है, नेचर हमें क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स उसे यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज। नेचर जो है वो चेंज हो जाता है, ह्यूमनाइज्ड होता जाता है, और इसी टर्म को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। जब हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उससे हम अपने इन्वायरमेंट में चेंज लाए, तो उसी टर्म को हम बोलेंगे पॉसिबिलिज्म। अब हमने क्या कर दिया, पॉसिबिलिटी कर दी है नेचर को चेंज करने की। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई एरिया है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, राजस्थान ले लो, गर्मी पड़ रही है, तो अब हमने ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, नेचर के लॉ को समझा, टेक्नोलॉजी डेवलप करी। टेक्नोलॉजी क्या डेवलप करी, एसी वगैरह जनरेट करे। अब हमने एसी लगाते हैं गर्मी में, उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये कौन सी स्टेट हुई, स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ हम मूव करें। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बहुत ठंडा एरिया है कोई, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यूरोप के कुछ एरियाज़ हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं। तो हम ये हीटर जनरेट किसने करा, ह्यूमन बीइंग ने, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ वैसे मूव हुए। तो इसी टर्म को हम पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ तक हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। In next video we will continue our chapter. Thank you.